नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम C-TET का मॉडल पेपर करने वाले हैं आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए तैयार हो जाइएगा, जिसमें हम CDP, बाल विकास, पर्यावरण, गणित और समस्त भाषाओं के प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला जो पार्ट रहने वाला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहला पार्ट करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। और अंत में सभी को बताना है कि CDP जो 30 हम प्रश्न करेंगे, 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, उसे क्या कहते हैं? सीखना, स्मृति, प्रेरणा या संवेग। मैंने कई बार बताया है, ये चार ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि पहला तो ये होता है संवेग, स्मृति, संवेग और प्रेरणा। ये तीन ऐसे टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना सभी लोगों को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आप सभी को पता है? तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रेरणा। प्रेरणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेरणा शब्द का उद्देश्य होता है, उद्देश्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ व्यक्तियों के भीतर की जो ज़रूरतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने की प्रक्रिया को ही हम प्रेरणा बोलते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में आप क्या करना पसंद करेंगे? ये आपकी बुरी आदत है। अगर आपके अंदर बुरी आदत है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उस आदत को ही छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? अगर बच्चों को रटने की अगर आप आदत डाल देंगे, उससे बच्चों में क्या हानि होने वाली है? उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, या एक अच्छा शिक्षण से कट जाते हैं। देखिए, रटंत विद्या ज़्यादा देर तक नहीं होती है। तो रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? रटने की आदत से छात्रों को वे मौलिक चिंतन ही नहीं कर पाते। विषयों को रटने, सोचने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। अगर सोचने की क्षमता को विकसित करना है तो रटंत विद्या प्रणाली को दूर भगाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, साथियों की सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कई बार टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उनमें विशेष के लोगों में पाई जाती है। समय के साथ सनय सनय कम हो जाती। सनय मतलब होता है कम कम, धीरे धीरे अध्यापक से बालक तक आती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी लोग जानते हैं, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। रीजन यही है। सीखना किसी व्यक्ति विशेष, जाति, प्रजाति, देश, प्रदेश की प्रत्येक तरीके से अनुभव के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कभी आप बढ़िए, मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, आप कुछ न कुछ आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। अगर आपका मन सीखने पर है, आपका उद्देश्य सीखना है, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। जब एक छात्र विषय विशेष पढ़ने में रुचि या अरुचि का प्रदर्शन करने लगता है, विषय विशेष पढ़ाया जा रहा है तो कोई छात्र अरुचि प्रदर्शन कर रहा है, मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में तुरंत निम्नलिखित आप क्या उपाय करना चाहिए? आपको तुरंत बिल्कुल उपाय करना है। और तुरंत उपाय क्या हो सकती है? वास्तविक कारण की खोज करिए। सबसे पहला रीजन यही है। एग्जामिनर यही तो करते हैं। आप एक शिक्षक रूप में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, शिक्षक रूप में आपकी सोच क्या है, यही चीज़ें तो पूछी जाती हैं। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? तो शिक्षक अभिभावकों की बैठक भी ली जाती है विद्यालय में, और यह बैठक दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इससे क्या होता है? बच्चे का व्यवहार बेहतर होगा, विद्यालय में इनकी उपस्थिति बढ़ती है कि भाई पेरेंट्स भी हमारे जा रहे हैं, और बच्चे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो पेरेंट्स और शिक्षकों का थोड़ा सा वार्तालाप भी जरूरी हो जाता है। गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? तो गिजू भाई से रिलेटेड CDP में पूछा जाता है कि गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या था? तो सभी लोग जानते हैं, शिशु शिक्षा।
जी हाँ साथियों, शिशु शिक्षा की अगर बात करते हैं, संबंध में प्रकट किए गए गिजुभाई के विचार हैं। इनके आधुनिक मनोवैज्ञानिकों भी इस पर सहमत हुए हैं। गिजुभाई ने शिशु स्तर पर मॉन्टेसरी और जो किंडरगार्टन प्रणाली हैं, इनकी शिक्षा विधियों पर भारतीय परिवेश के साथ इन्होंने लागू किया। तो गिजुभाई यानी शिशु शिक्षा, याद रखेगा। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या होता है। यथार्थवाद आपने पढ़ा ही होगा। यथार्थवाद का जिक्र होता है तो बालक का वर्तमान, अर्थात इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक रिचर्ड मुलस्कास्टर ने लिखा है, एक महान यथार्थवादी हैं, प्रकृतिवादी शिक्षाविद, दार्शनिक और शिक्षक के रूप में बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक भी माने जाते हैं। वे चाहते थे कि बालक कृत्रिमता से दूर और प्रकृति के निकट रहकर अपनी क्षमताओं के अनुसार स्वाभाविक ढंग से सीखने का प्रयास करे। तो बालक का वर्तमान इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो रहा है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है, तो कौन सी कंट्रीब्यूशन हो जाती है? तो प्रयोजनवाद का जिक्र हुआ है तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं वह होती योजना पद्धति, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है। प्रयोजनवादी विचारधारा आदर्शवादी दर्शन का विरोध करती है। ये भी जान लीजिए, प्रयोजनवाद होता है वह आदर्शवाद का विरोध करता है। और आप ये भी जानते होंगे कि प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को योजना पद्धति की देन है। किसकी देन है? योजना पद्धति की देन है, अर्थात प्रोजेक्ट मेथड की देन है प्रयोजनवाद। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड, योजना पद्धति इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में टेलीविजन का उपयोगी स्थान है, क्यों है? एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या सोच होगी कि शिक्षा में जो टेलीविजन का उपयोगी स्थान है, क्यों स्थान है? क्योंकि जो टेलीविजन होता है साथियों, टेलीविजन पर पाठ पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? तो ये जानना जरूरी कि किस उद्देश्य की चर्चा उन्होंने की है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता आप सभी के लिए। देखिए, शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, इन पर विशेष चर्चा की गई है। लेकिन शिक्षा द्वारा जो है उत्पादिता बढ़ाना, इसकी नहीं की गई है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव है तो उत्पादिता की चर्चा नहीं की गई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझते जाना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या सोच है कि पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए? सभी लोग बताइए। पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऑप्शन दिया जा सकता है। बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? किस विधि में की जाती है और वह विधि कौन सी है? और वह विधि है आपकी व्यक्तित्व इतिहास विधि। फिर आपका अगला प्यारा सा प्रश्न आ चुका है कि उपचारात्मक विधि किसके लिए उपयोगी होती है? उपचारात्मक, नैदानिक, इनसे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए, उपचारात्मक विधि की अगर मैं बात करता हूं तो एक दिमाग में अपने बात बैठा लीजिए कि जो पिछड़े बालक में सुधार करना, उसलिए उपचारात्मक विधि होती, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का निर्माण ही अधिगम संबंधी त्रुटियों का निवारण करने के लिए हुआ है, संशोधन करने के लिए, विधियों के विकास के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कठिनाई को दूर करने के विद्यार्थी की व्यक्तिगत विकास को भी बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि? जी हाँ, प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक सबसे कम प्रभावी कौन सी विधि हो सकती है? कम प्रभावी यानी कि अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन बिल्कुल प्रभावित होगा, अंतर्दर्शन कम प्रभावी होगी, बहिर्दर्शन हो जाएगा। अंतर्दर्शन इसलिए कम प्रभावी होती है क्योंकि आप जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं। अंतर्दर्शन का तात्पर्य होता है अंदर देखने से, और बच्चों में इतनी समझ प्राइमरी लेवल में नहीं होती कि वह अंदर से देख सकें, यानी आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी इसे कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उसकी व्याख्या कर लेना
और प्राथमिक स्तर पर अंतर्दर्शन विधि सबसे कम प्रभावी इसलिए मानी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट 2-3 जरूर पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहीं ना कहीं स्किनर महोदय जी का कथन है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है और शिक्षा से जुड़े सभी व्यवहार व्यक्तिगत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, स्किनर का मानना है। और आप जानते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का महत्व क्या होता है। तो मूल प्रवृत्तियों का महत्व भी आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों का महत्व जो है कई बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षक और छात्र के लिए होता है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तब आप क्या करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ अपने माइंड में बैठा ले, जब भी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जिक्र होगा अर्थात मनुष्य अपने व्यवहार का निर्देशन नियंत्रण मूल प्रवृत्ति की सहायता से करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। और आधारशिला ये पढ़ लीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जब भी तैयारी की आधारशिला का जिक्र होगा मैकडूगल का नाम आएगा। अर्थात मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रवर्तक और कोई नहीं, आपके मैकडूगल हो जाते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीनों की विशेषताएं, 3 अवस्था से प्रश्न जरूर आएगा। और आने वाले में एक तीनों अवस्था से हम टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर, टॉप 50 तो लेकर ही आएंगे, ताकि 2 से 3 नंबर तो आपका बिल्कुल कन्फर्म हो सके। कभी कभी ज़्यादा 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हर पेपर में आपके सभी सिलेबस से पूरा 1-1-2 प्रश्न है। कभी कभी कुछ सिलेबस से ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ सिलेबस से आते ही नहीं, और यही थोड़ा टफ पेपर कर देता है। तो किशोरावस्था की विशेषता का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे विषमलिंगी जो समूहों का बनना ये ज़्यादातर होता है। विषमलिंगी समूह मतलब समझ गए होंगे, मेल फीमेल। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में क्या होना चाहिए? जो बालकों की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तो उनमें क्या होना चाहिए? बालकों की शिक्षा के लिए सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। नैतिक विकास की क्षमता भी जरूरी है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन भी जरूरी है, और अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण भी जरूरी। इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार किस प्रकार का प्रेरणा कहलाएगा? तो ये भी कई बार जिक्र हुआ है और कई बार पूछा भी जाता है पुरस्कार के बारे में। तो पुरस्कार अगर जब पूछा जाता है तो याद रखिए, पुरस्कार कहीं ना कहीं एक बाह्य प्रेरणा होता है और बाहरी मोटिवेशन आपको मिलता है इससे। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक बुक है, एक पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं, राइटर कौन है? तो थ्योरी ऑफ, शायद मेरे ख्याल से हिलगार्ड हैं, क्या है? हिलगार्ड। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक शायद हिलगार्ड इज द राइट आंसर है। आप लोग भी बताइए क्या हिलगार्ड सही है? जी हाँ। चलिए क्या बढ़ ले हम अगले प्रश्न की तरफ। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण आपने पढ़ा होगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो 3 से 15 वर्ष याद रखिएगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बिने को ही जाता है। जब भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जिक्र होता है, इन्होंने 1905 में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक साइमन के साथ मिलकर परीक्षा विधि का, जिसे बिने साइमन बुद्धि स्केल भी कहा जाता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए उन्होंने किया था, लेकिन 3 से 15 वाला भी यहाँ पे सीटेट को सही माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ग के बालकों के लिए है? तो अब पहले बिने साइमन था, अब स्टैनफोर्ड की बात करेंगे। स्टैनफोर्ड बिने स्केल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो लंदन में बर्ट और अमेरिका में टर्मन ने बिने के परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए कब किया? 1916 में एक नया रूप दिया, जिसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है, और यह 2 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया। चलिए सभी लोग समझ रहे हैं, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्ति की पहचान करने में सहायक क्या होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को हमें पहचान करना हो तो उसमें सहायक आपके क्या क्या हो लगेंगे?
तो सहायक सबसे पहला होता है बाह्य जो भिन्नताएं होती हैं। वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो वर्ग की सीमाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? चलिए सभी लोग बताइए। वर्ग की सीमाएं 2 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन से होती है ये आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम अर्थात जो सोपान होता है वह कौन सा होता है? तो भाषा विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र जो 10 माह से ही, कल की प्रीवियस पेपर हमने जिक्र भी किया था, बोली गई बालों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात भाषा विकास की पूर्णावस्था है। व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि, जी हाँ, जो व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि है वह कौन से परीक्षण है, कौन सी विधि है? तो पहले ज्योतिष चला करता था। ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र, अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करके भी, उनके विषय को अध्ययन करके ज्योतिष विज्ञान, यानी इन विषयों का अध्ययन करके ही ज्योतिष विज्ञान बना। और ज्योतिष विज्ञान के आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है, और ये प्रथा वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में भी ज्योतिष विद्या प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिए। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया? मोटे रूप में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं, मोटे रूप में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं उनको कितने रूपों में बांटा गया है? तो उनको कहीं ना कहीं 2 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात आती गणित मैथ्स की। चलिए रफ पेन उठा लीजिए और हर एक सवाल को हल करना शुरू कर दीजिए। सवाल जितना अच्छा आप लोग हल करेंगे उतना ही बेहतर होगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पे साथियों पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है और इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करना है। बस एक लाइन का प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि 6:5 घंटियाँ क्रम से 9 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजने लगती हैं। 1 घंटे की अवधि में एक साथ कितनी बार बजेंगी? आरंभिक बजने को छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है। 9, 6, 4, 10 और 8, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम ले लीजिए, बराबर आपका आ जाएगा। सभी लोग बताइए, इनका एलसीएम ले लेंगे बराबर 360 आएगा। यानी 360 सेकंड आएंगे, क्योंकि सेकंड में सारी अवधि दी गई। 360 सेकंड को अगर हम घंटा में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? लगभग 1/10 घंटे। 1/10 यानी 1 घंटे की अवधि में 10 बार 7 बजेंगी। 10 बार क्या है? 7 बजेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है। आयत की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है, तो वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? मान लीजिए वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही बात है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल x² हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना, लंबाई कितनी दी गई आयत की? 90 है, तो 90 गुणे एक, चौड़ाई 2/3 दी गई, लंबाई चौड़ाई दोनों दी गई है, 2/3 x कर लीजिए, तो 90 गुणे 2/3 x आ जाएगा। और आप जानते हैं इसके बराबर हमने x² मान लिया था। वर्ग का क्षेत्रफल x² है तो 2x² हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 4 गुना क्षेत्रफल कह रहा है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल से 4 गुना है, तो 90 गुणे 2/3 x बराबर 4x²। ठीक है,
एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, 4x बचा। अब तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 60, 60 में 60/4 करिए 15 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अब देखिए 15 सेंटीमीटर किस में दिया गया है, 15 सेंटीमीटर नहीं दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि ये भी अच्छा प्रश्न है, 1150 का 4/5 1248 के 5/6 से कितना कम है। तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। कितना कम है मतलब माइनस कर लीजिए, मतलब इसकी वैल्यू हमारी 4/5 की आ गई, 1248 से पहले 1248 के 5/6 का निकाल लीजिए। 1248 गुणे 5/6 करिए, 1040 आ जाएगा। फिर माइनस करिए 1150 गुणे 4/5 तो 920 आ जाएगा। अब 1040 में 920 को माइनस करेंगे, 120 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। 120 आपके डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 98764 89,881 99,763 66,342 भागे 1186। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक्स हमें रखना पड़ेगा। 1040 धन 1870 और 55 दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो जो ये संख्या पहले प्लस वाला, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। 3,54,750 भागे 1186 और 1040 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, क्वेश्चन मार्क धन कितना आ जाएगा, 4096 बराबर 55 के। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू भागे में तो इसको बटे में ला लीजिए और बराबर 55 कर लीजिए। मतलब हमें करना क्या है, जो हमारी पहली वैल्यू आ जाई थी 35,04,750, उसको बटे में लाइए, बटे में लाइए क्वेश्चन मार्क प्लस 4096 बराबर 55। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ला दीजिए, 55 को इधर ला दीजिए। मतलब 35,47,750। 35 लाख कैसे हो जाएगा यार, 3,54,750 होगा। हम 35 लाख बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि सर तो आपसे तो लाख और हज़ार में संख्या भी नहीं पढ़ पाते हैं। 5 संख्या होगी तो लाख होता है, 10 लाख होगा, तो यहाँ पे 3,54,750 हो रहा है। ठीक है, और इसके में बटे हम क्या कर दें, बटे 55 कर दीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क धन 4096। 4096 को इधर कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे, पहले 55 से इसको काट दीजिए। सर्वप्रथम बात है 55 से काटिए और कट भी जाएगा, और जब ये कटेगा तो 6400 कितना आ जाएगा, सभी लोग लिखिए 6450 आ जाएगा। अब 6450 को 4096 माइनस कर दीजिए, 2354 आ जाएगा। 2354 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाला इशू है, गुणा भाग जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और एक सही 1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। पानी की टंकी की धारिता बराबर टंकी का आयतन होता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 6 गुणे 4 गुणे 1 सही 3/2 कर लीजिए। 3/2 करेंगे टोटल 36 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 घन सेंटीमीटर किस तरह लिखते हैं सभी लोग बताइए। 36 घन सेंटीमीटर इस प्रकार से, यहाँ क्यों लगा देते, घन लगा देते। 36 घन सेंटीमीटर बी ऑप्शन है, कुछ नहीं करना था। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में निकालना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल 1.0 ग्राम। 3 किलो अर्थात 305 गुणे 1000 लीटर में करिए, और 1000 लीटर में करेंगे मतलब टोटल आ जाएगा 3500 लीटर, क्योंकि 3.5 किलो है। जब 3500 लीटर आ जाएगा तो 1 लीटर में 1000 घन होता है, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते। तो 3500 लीटर में क्या हो जाएगा, 3500 गुणे 1000 कर दीजिए, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम। ठीक है, तो 1000 गुणे 35 करेंगे तो 1000 गुणे 35 गुणे 1000 अर्थात 3500 किलोग्राम। 3500 किलोग्राम अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा। ये इस प्रकार से एक प्रश्न आएगा। इसके लिए फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32 अपान 9। क्योंकि 59 है ना, तो पहली संख्या हम C/, कर लेते हैं, दूसरी संख्या 9 लास्ट में कर लेते हैं। C/, प्रथम संख्या यानी दहाई की संख्या बराबर F-32 इकाई की संख्या रखते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो C बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला 5 को गुणा कर दीजिए ऊपर। C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर 5 गुणे F-32 अपान 9। इसको सॉल्व करिए। 5 गुणे 27/9 अर्थात 15 डिग्री। 15 डिग्री देखिए भैया किस में दिया गया, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को प्रातः 7:10 बजे से प्रस्थान करती है, दिल्ली सोमवार को 4:05 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेगी। रविवार प्रातः है 7:10 में चलती है, प्रस्थान करती है, दिल्ली सोमवार को पहुंचती है। तो 7:10 ये समय निकाल लीजिए। सात 10 ये हो गया आपका, तो 8 घंटे 55 मिनट समय लगा, और 24 घंटे वो हो गए आपके। तो 24 घंटे और 8 घंटे 55 मिनट को ऐड कर दीजिए, 33 घंटे 55 मिनट आ जाएगा। 33 से 32 घंटे, 33 घंटे आएगा कि 32 आएगा। चलिए सभी लोग बताइए। रविवार को 7:10 बजे चलती है, ठीक है, तो 7:10 को 12 बजे दोपहर तक कितना हो जाएगा। 12 में 7:10 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है। फिर 8-5 ये तो ऑलरेडी है आपका। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। देखिए 7:10 बजे का समय सोमवार प्रातः है, 24 घंटे वाला है। 7:10 बजे से 4-5 बजे तक समय, मतलब 8 घंटे टोटल 55 मिनट होते हैं। 7 बजे से 4 तक 8-7 15, 8 घंटे 55 मिनट होते हैं टोटल। तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेगी। सोमवार के सुबह पहुंच जाती है, तो 8 घंटे 55 मिनट और 24 घंटे और जोड़ दीजिए। 24 गुणे 08 55, 55 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 4 12 की 2 हो गई, 3 हो गया, 32 55 मिनट। सी ऑप्शन दिया गया, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, हमने समय ज़्यादा ले लिया। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 मीटर होता है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। और 4 मीटर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 100 मतलब 400 सेंटीमीटर, और 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर मतलब 400 मीटर। 4 मीटर तो कुछ 400 सेंटीमीटर में करना है ना, तो 4 को हम क्या लिख देंगे 400 सेंटीमीटर, और 2604 यही है, बस दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 3004 आ जाएगा। 3000 किसमें, 4 किसमें दिया गया देखिए, थर्ड ऑप्शन में दिया गया, तो सही हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
64-53 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होने वाला है? 64-53 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है सभी। तो इसमें 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया और अंकित मान तो वही होता है। तो 6000 में जब 6 माइनस कर लेंगे तो 5994 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब कह रहा है अगला प्रश्न और भी अच्छा दिया गया है कि 14 सही 1/2 तथा 9 सही 3/4 में अंतर निकालिए। तो 14 दूनी 28 29/2 आ गया, माइनस 36 3 39 39/4। तो 2 और 4 कैल्शियम ले लीजिए, 2 4 कैल्शियम ले लेंगे 4 आएगा और 29 29 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। 19/4 को हम क्या लिखेंगे 4 सही 4/3, 4 चौक 16 3 19/4, यानी कि 4 सही 4/3 इज द राइट आंसर। मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लीजिए और फिर घटा बढ़ा के फिर वही चीज़ें दर्शा दीजिए। ठीक है, कौन सी आकृति भिन्न 3/6 के बराबर दर्शाती? तो ये आकृति दी गई है 4 आकृति। तो 3/6 किसमें हमें दिख रहा है? देखिए पहले विकल्प में 3/6 हमारा दिख रहा आकृति। कैसे आप देखेंगे, इसमें 2/4 दिया गया है, 2/4 मतलब 1/2 दिया गया है और 3/6 का मतलब ही होता है 3 1 कम 3 3 9 6 1/2। 3/6 का मतलब होता है 1/2 और 2/4 का मतलब ही होता है 1/2, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक संख्या रेखा दी गई है और इसमें अक्षर से दिया गया है 0.075 प्रदर्शित किया गया है। किस में प्रदर्शित करेगा? तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार के प्रश्नों को प्रदर्शित करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वह चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा एस में आएगा, क्योंकि 0.075 कह रहा है और 0.1 की वैल्यू यहाँ से चल रही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारा सा कह रहा है कि चित्रों का कौन सा समूह सही कथन कह रहा है? चित्रों के समूह में कथनों को देखा जाए तो यहाँ पे चित्र सी देखिएगा। पहले चित्र सी नीचे दिया गया है, इन चित्र सी को देखिएगा। 3 कॉलम भरे हैं, फिर पहला कॉलम भरा, अर्थात पहले में 3/4 और दूसरे में 1/4। 4 में 1 भाग भरा है, 4 में 3 भाग भरे, अर्थात 3/4 जो बड़ा है 1/4 से। 1/4 छोटा ना होगा, 3/4 बड़ा हो जाएगा। मतलब 3 चीज़ों में 4 हिस्सा बनेगा, उसमें एक ही चीज़ में 4 हिस्सा बन जाएगा तो कम आएगा, इसलिए 1/4 कम होगा, 3/4 ज़्यादा होगा। जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो उससे वो ज़्यादा वाला होता है और जिसपे दोनों जुड़े हुए होते हैं वो उससे कम वाला निशानी होता है। अगला दिए गए पैटर्न में कौन सा चित्र नियम को तोड़ रहा है? अब सभी लोग आप भी थोड़ा पहचानिए कौन नियम को तोड़ रहा है। देखिए पहला जो नियम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। छठवां नियम को तोड़ रहा है। अब बोलेंगे आप कौन सा नियम इसने तोड़ दिया? बाकी तो सारा कुछ सीधी उसी तरह किया हुआ है। नियम सर्किल देखिए किसने तोड़ दिया। हमारी सर्किल यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, फिर यहाँ होती है, फिर पहले यहाँ हुई, फिर इसका विपरीत हुआ, इसका विपरीत, इसका विपरीत, ठीक है। इसका यहाँ क्या हो, इसका विपरीत होना चाहिए, तो एफ का विपरीत नहीं, इसलिए इसने क्या कर दिया, नियम को तोड़ दिया, क्योंकि दोनों विपरीत दिए गए, ठीक है। देखिएगा दोनों, एक इस साइड ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर, इसको नीचे साइड होना चाहिए, तो एफ ने तोड़ दिया नियम को। ये सारा नियम चलता रहता है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? तो जो भी वर्तमान पाठ्यक्रम आजकल आप लोग देखते होंगे उसमें सबसे ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, विषयों में सह संबंध का भाव होता है। ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में हम प्रश्न करेंगे। ईवीएस के भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन ईवीएस के 30 प्रश्नों में ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न क्या पूछा
एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला ईवीएस का पहला प्रश्न आपके एग्जाम के जज से कि भारत में संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। भारत में जो संयुक्त परिवार का विघटन होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण इनमें से क्या होता है। तो सबसे प्रमुख कारण आपका औद्योगिकरण में वृद्धि और शहरीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया वह सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके सेकंड प्रश्न की तरफ। तो सेकंड प्रश्न को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और ठीक है, तो हर प्रश्न को हमें देखना है और समझना है, इसके बाद ही सभी आप लोगों को फीडबैक करना है। तो सेकंड प्रश्न हमारा क्या दिया है कि कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, अधिक मात्रा के लिए जाने पर स्वास्थ्यप्रद होते हैं, ऊतकों को शक्ति प्रदान करते हैं या शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। तो इन चीज़ों पर भी सभी को फोकस करना है कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तन करते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और भारत में संयुक्त परिवार का जो विघटन का कारण बताया गया है वह औद्योगिकरण में वृद्धि और शहरीकरण। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड जो प्रश्न दिया गया है इसका भी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि अधिक बर्फबारी एवं वर्षा क्षेत्र में बनने वाले घरों की छत जो है किस प्रकार की होती है। तो बनने वाली छतों के बारे में प्रश्न दिया गया है। तो ये आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे अधिक बर्फबारी होती हो, वर्षा होती हो, उस प्रकार के छत जो है किस प्रकार के होते हैं। तो उन्हें ढलवादार होते ताकि बर्फ़ निकल जाए, पानी जल्दी से जल्दी नीचे आ जाए। ठीक है। प्रकाश, पोषण और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता होती है। प्रकाश, पोषण और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता होती है। और प्रतियोगिता की बात करें मतलब एक ही क्षेत्र में विकास कर रहे परस्पर संबंधित जीवों की मध्य होती है। जब प्रकाश, पोषण, स्थान के लिए इन पर सर्वाधिक जो प्रतियोगिता होती है वह एक ही क्षेत्र में जो विकास कर रहे होते परस्पर संबंधित जीव होते हैं, उन्हीं के मध्य जो है ये जो है प्रतियोगिता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। तो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र तो ये आप जानते होंगे कि ये क्या है, आपका खाद्य जाल है। और इकोसिस्टम से प्रश्न तो आता ही आता है मेरे प्यारे मित्र, इतना तो जानते हैं आप सभी लोग, ज्ञानी सर्वे खाता लोग हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है वह आपका कौन सा कहलाता है। और सभी लोग जानते कोई नहीं, सागर होगा। सागर क्यों होता है? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया है। अक्सर पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। और जी एजी टांसले ने कब किया, अगर ये पूछा जाता है तो 1935 आपको लिख देना है। सन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक परिस्थितियां तंत्र के अंतर्गत समुद्री परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वायुमंडल में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या होता है। तो सबसे बड़ा उत्सर्जक जो होता है आप लोगों को कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे बड़ा उत्सर्जक हो जाएगा अमेरिका। शब्द पारिस्थितिकी किसने प्रस्तावित किया, यह भी कई बार पूछा गया, कई बार जिक्र होता है। तो एक ही नाम रखना है, रीटर। जी हाँ, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में 1968 में रीटर महोदय ने किया। लेकिन इनको जो है पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मन अर्नेस्ट हैगले को जाता है। जब भी पारिस्थितिकी आता है पूर्णतः से जर्मन अर्नेस्ट हैगले को जाता है, लेकिन यहाँ पे रीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरह। एक भेड़िया जो एक भेड़ को खा चुका होता है, चीता भेड़िया पर आक्रमण करता है और उसे भी खा लेता है। तो चीता पारिस्थितिकी भाषा में क्या कहेंगे। तो चीता क्या कर रहा है, एक भेड़िया एक भेड़ को खाता है। भेड़ कैसा है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। भेड़ को खाने वाला भेड़िया द्वितीयक हो गया, भेड़िया को खाने वाला क्या हो गया, अंतिम तृतीयक उपभोक्ता। तो चीता यहाँ पे तृतीयक हो जाएगा। तृतीयक को यहाँ पे हम किसमें, डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना है। मान लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा लेना है, ना ज़्यादा होना ना चाहिए ना कम होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको चावल खाइए।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा स्रोत चावल मानते हैं। चावल में लगभग दोस्तों मैं बता देता हूँ 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, 8 से 10% प्रोटीन होता है और मात्र 1% खनिज होता है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करता है, इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन होगा? अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हरी सब्जियों खाता है तो उसका मल का पूछा जा रहा है। अब सब्जियों में नहीं पूछा जाए कि कौन से विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, ये नहीं पूछा जा, अब वो मल पूछा जा रहा है। इतनी गहराई तक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए उस अव्वल दर्जे की हम तैयारी करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सिलेक्शन पाना है तो साथियों मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो विटामिन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों कि कैल्शियम तथा फास्फोरस अति महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो कैल्शियम फास्फोरस जो अति महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसमें होता है? दूध, मिल्क, इसलिए बच्चों को दूध दिया जाता है। कैल्शियम अर्थात हड्डी भी मजबूत हो और फास्फोरस, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वातावरण में उपलब्ध सबसे शुद्ध जल किसको मानते हैं? हमारे वातावरण में आसपास के बाद तो सबसे जो शुद्ध जल माना जाता है वो कहीं ना कहीं वर्षा जल को सबसे ज़्यादा शुद्धता रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग तुरंत संदेश भेजने और ग्रहण करने में करते हैं? तो पहले तो कबूतर होता था, कबूतर जा कबूतर आ, गाना सुना होगा आपने। ठीक है, तो पहले वो संदेश राजाओं के ज़माने में भेजता था, लेकिन अब तुरंत संदेश भेजना हो तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक बनाया गया हुआ पेजर कहलाता है। अब तो मैसेंजर आ गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनअपघटनीय, देखिए अपघटनीय पूछा जाता है और अनअपघटनीय, दोनों चीज़ों को समझना है और जो चीज़ें यही चीज़ें जो समझेगा वही एग्जाम को फतेह कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए समझिए सभी लोग कि कौन सा यहाँ पे जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, यानी एक अनअपघटनीय होगा और वह है क्या है? एक नहीं सभी है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, धात्विक टिन, ये सारे अनअपघटनीय पदार्थ हैं, इसको अपघटन नहीं किया जा सकता है। घास के मैदान के वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो कई बार बता चुका हूँ, उल्टा पलटा के कि सदैव सीधा ही होता है, उल्टाना पलटाना नहीं है। इनमें से किन तत्वों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? वे तत्व जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं वे तत्व और कोई नहीं, आपकी जीव जंतु भी है, मानव भी है और प्राकृतिक तत्व भी है, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित करके एक सम्मिलित शाखा बनाई गई। किसको सुमेलित करके सम्मिलित शाखा बनाई गई है? वह आपका जैव प्रौद्योगिकी भी आता है और पर्यावरण भी आते हैं, अर्थात ये दोनों आ जाते हैं। अगला, किस वर्ष से पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश कर दिया है? पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का आदेश स्कूल और कॉलेज दोनों में, और ये सन, तिथि, दोनों चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 2004 से 2005। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान के निष्कर्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है वक्तव्य सही दिया गया है? तो विज्ञान के निष्कर्ष में अगर हमें वक्तव्य देखना हो तो आप तो जानते हैं सभी लोग, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, किसके अकॉर्डिंग आपके परिणाम में प्रत्येक काल, परिस्थिति, स्थान और एक समान निश्चित होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भूविज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक, भूविज्ञान, जीव विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते समझते हैं कि भूविज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित होता है? तो जो भूविज्ञान होता है वह आपके भूविज्ञान की शाखा से ही संबंध होता है। ठीक है, भूविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है भूविज्ञान, तो वह भूविज्ञान से ही होगा। कभी कभी पूछिए जाता है भूविज्ञान से कैसे हो सकती है, तो एक शाखा है, किसी और का होगा। ये कन्फ्यूजन करने के लिए होता है, प्रश्न पर ही प्रश्न कोई उत्तर बना दिया जाता है, उत्तर कोई प्रश्न बना दिया जाता है, आप लोगों को कन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है, राज्य का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? देखिए, किसी भी राज्य का अगर आपको अध्ययन करना हो, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वह होता है समाजशास्त्र। राज्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है किया जाता है। प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों की अति आवश्यक होगी, यानी कोई भी प्रयोगात्मक कार्य किया जाए, पेडागोजी का प्रश्न है, उसमें मूल्यांकन में शिक्षकों की अति आवश्यक क्या कार्य? शिक्षकों मतलब आपकी, क्योंकि आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपकी जो है अति आवश्यक किस में पड़ेगी? भागीदारी में, टिप्पणी में, आलोचना में, संख्या में, किसकी पड़ेगी? किसकी पढ़ने वाली है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं टिप्पणी। शिक्षकों की टिप्पणी अति आवश्यक होती किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा मैं तो आऊँगा ही एग्जाम में इस बार, क्योंकि यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है और शिक्षण सहायक सामग्री पूछी ही जाती है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री इसमें क्या आ जाएगा?
देखिए अध्यापक, बच्चे, स्कूल तीनों डिफरेंट दिए गए, लेकिन रेडियो इसमें सहायक क्योंकि सामग्री है, रेडियो एक सामग्री है, बच्चे, स्कूल, अध्यापक है कोई सामग्री नहीं। तो पहले शब्दों का थोड़ा घेर है, शब्द को समझ लीजिए साथियों। बता रहा हूँ सीटेट या कोई भी टीटी एग्जाम हो, आसानी से आप लोग एग्जाम को फतेह कर पाएंगे, टीटी एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। उपरोक्त में से वक्तव्य किसने कहा है? कई बार पूछा गया है। प्रेरणा मोटिवेशन, आपके अंदर कुछ कार्य करने की उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है, वही प्रेरणा है। और प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। इसका जो वक्तव्य जिसके द्वारा दिया गया है वह महान आपके हैं थॉमसन जी ने कहा है कि रुचि उत्पन्न करने की कला है, मतलब थॉमसन, इन्होंने रुचि उत्पन्न करने की कला को थाम लिया। कला को थामने वाले थॉमसन हैं, याद रखेगा। इनमें से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न दिया गया? देखिए पढ़िए सभी लोग, बरगद, आम, शीशम, पीपल, 4 दिए गए हैं। अब इनमें से कैसे भिन्न हम पहचान पाएंगे? एक प्रश्न तो आएगा ही। देखिए बरगद, शीशम, पीपल ये तीनों किस प्रकार के हैं? इनके फल हम खाते नहीं हैं, लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसमें हम खाते हैं। आम क्या एक फल हो गए, फल तो सभी को होते हैं लेकिन खाने वाला कौन है? आम। यहाँ पे फलों का राजा आम है। इनमें से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है, घुमा फिरा के पूछा गया लेकिन सही पूछा गया है। देखिए समाजशास्त्र में समाज तंत्र भी आता है, दार्शनिक तंत्र भी आएंगे, विवाह भी आ जाएंगे, इन तीनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न दिया गया है? अब विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, सभी विकल्पों को देखिएगा एक बार कि मृदा प्रदूषण है, ध्वनि है, वायु है, जल है। अब देखिए इनमें से भिन्न कौन सा लगेगा? सारे प्रदूषण दिए गए हैं, अब आप लोग को लगेगा, लेकिन एक गलत है। अब कैसे है देखिए ध्यानपूर्वक, वायु, ध्वनि, जल, लेकिन मृदा प्रदूषण यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मिट्टी वाला प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि, जल, तीनों प्रदूषण, लेकिन मृदा प्रदूषण इन विकल्पों से अन्य हो जाएगा। अब ये अन्य क्यों है, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए, इस बार सोच करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इनमें से कौन सा वक्तव्य शिक्षण की व्याख्या विधि का एक लाभ नहीं है? देखिए व्याख्या विधि का क्या क्या लाभ होता है? व्याख्या विधि का लाभ होता है कि शिक्षक को मनमानी करने की पूरी छूट देती है, ये एक अल्पकालिक क्रिया है, लेकिन इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी में प्रत्यक्ष परस्पर संवाद स्थापित होता है। यह व्याख्या विधि का एक लाभ नहीं। ठीक है, तो वक्तव्य शिक्षण की व्याख्या विधि के बारे में आपने जान लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल है? देखिए पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन शामिल होगा? इसमें जैव विविधता हो जाएगी, कोई डाउट है? पूछा जाए कि विज्ञान शिक्षण एक अति किसका रूप होता है, तो विज्ञान शिक्षण एक अति व्यापक होगा, संचित होगा, पिछड़ा होगा, प्रायोगिक होगा। तो सभी लोग जानते हैं आप लोग इतना कि विज्ञान जो शिक्षण होता है किसका एक अति कहलाता है, तो वह एक अति प्रायोगिक होगा, क्योंकि विज्ञान शिक्षण है और विज्ञान प्रायोगिक होता है। तो ये रहा है आपका ईवीएस के। और ईवीएस के बाद हम किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। हिंदू है हिंदोसता हमारा हिंदी। हिंदी याद रखिएगा, गद्यांश दिया गया है। भारत की विभिन्नता विशाल है, अर्थात भारत विभिन्नतापूर्ण देश है। यह स्पष्ट है कि यह सबके सामने है और कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। इसका संबंध बाहरी आकृति तथा कुछ निश्चित मानसिक प्रवृत्तियों और विशेष गुणों से होता है। बाह्य रूप से उत्तर पश्चिम में पठान तथा सुदूर दक्षिण में तमिल बिल्कुल भी समानता नहीं होती है। उनकी नस्लें भी एक नहीं हैं, यद्यपि उनमें कुछ समान गुण एक से हो सकते हैं। वे चेहरे और शक्ल में, खान पान, कपड़ों तथा स्वाभाविक रूप से भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस प्रकार का एक गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश से हम प्रश्न करने वाले हैं, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए? तैयार हो तो चलिए साथ में हल करते हैं और समझते हैं। प्रश्न है कि विभिन्नतापूर्ण देश कौन सा है? देखिए भिन्नतापूर्ण देश एक ही हो सकता है और वह है भारत, क्योंकि इस गद्यांश में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, श्रीनगर, दिल्ली ये हमारे क्या है? एक राज्यों के नाम है, ना कि देश है। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये 3 राज्य है और एक देश का नाम दिया गया है। सिंपल सी बात है। आकृति शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची एग्जाम में पूछा जाता है। तो आकृति का पर्यायवाची मतलब आकृति होना, कहते हैं इसकी आकृति बनाइए, उसकी बनावट है, बनावट, बल्कि
आकृति का बनावट, गठन, ढांचा, अवयव, विभाग होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। प्रस्तुत गद्यांश में कहाँ के लोगों की समानता नहीं है? इस गद्यांश में ईसाई पादरी का जिक्र है, जैन बुद्धि का है, डच फ्रांसीसी का है, लेकिन पठान तमिल का इस गद्यांश की समानता नहीं। अगला प्रश्न है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, संधि पूछी जाती है, संधि, विसर्ग, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, ये सब कुछ बनना चाहिए। तो यद्यपि, या से यद्यपि, या से यण संधि। यदि धन अपि, इसका अगर हम विच्छेद करें तो विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि। ठीक है, चलिए, यद्यपि समझ लिया। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनके में से किसी भी जाति स्वर में होने पर ई का या होता है। ई का क्या हो जाता है? ई का या में परिवर्तित हो जाता है और ऊ का वा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी यण संधि हो जाएगी। अगला, पठानों का लोकप्रिय नाच कहाँ के लोगों के नाच के समान होता है? पठानों का जो लोकप्रिय एक नाच होता है और वह कहलाता है कज्जाक। इनमें कजाक के लोगों से भिन्न रूप से समान है, फिर भी इन अंतरों के होने पर भी पठानों पर भारत की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो कजाक इज द राइट आंसर। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संज्ञा? आप संज्ञा पूछ लिया गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, कुछ भी पूछा जा सकता। आप सबसे सब कुछ बनना चाहिए आपसे। तो यहाँ पे विद्यार्थी है, तब जातिवाचक, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्राचीन काल के तुर्क इस्लाम धर्म के पहले कौन से धर्म को मानते थे? प्राचीन काल के जो तुर्क इस्लाम हुआ करते थे, वे तुर्क इस्लाम धर्म के पहले एक किस धर्म को माना करते थे? इस गद्यांश में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। प्राचीन काल के जो तुर्क और दूसरी जातियां थीं जो मध्य एशिया के अन्य भागों में रहा करती थीं, इस्लाम धर्म के प्रसार से पहले अधिकांश बौद्ध धर्म मानने वाले थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, ये तो आप जानते ही हैं। सीमा प्रांत के प्रदेश किस चीज के प्रसिद्ध केंद्र थे? सीमा प्रांत के जो प्रदेश होते हैं किस चीज की प्रसिद्धता उनमें होती थी? उनमें जो है भारतीय संस्कृति की जो है एक प्रसिद्ध का केंद्र माना जाता था। और प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे? तो ये तो सभी को पता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में ही यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आप जानते होंगे। एक अगला गद्यांश है कि मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है, नाचती हुई निहार कड़िकाओं पर तीखी किरणों के भाले, ओह सोचा था कि देवता जाएंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर चमकेगा और पुण्य कर्मों के समस्त पाप पंख धो जाएंगे। हिमालय से निकलती हुई सप्त सिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियां किसी आर और सहदग्रस्त के स्वच्छ और पवित्र आंगन सी भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों के अन्नदान देकर संतुष्ट करेंगी और आर्य जाति को अपने दृढ़ शबलों हाथों में सशस्त्र ग्रहण करने का पुण्य पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती है। ये गद्यांश है और इस गद्यांश से प्रश्न करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रकार के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में अगर हम देखें तो यहाँ पर कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है। निहार शब्द का पर्यायवाची ही पूछ लिया गया, तो निहार शब्द का पर्यायवाची होता है ओस, जबकि अन्य जो विकल्प निहार को शब्द का पर्यायवाची तुषार, कोहरा, पाला, ये सब निहार होता है। फिर अगला है, गौरव का शूर कहाँ चमकेगा? तो गौरव का सूर कहाँ चमकता है? गौरव का सूर जो है आर्यावर्त, ये हमने पढ़ा भी है। कहाँ चमकेगा? आर्यावर्त में। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द में कौन सी संधि दी गई है? पवित्र शब्द दे दिया गया है और इसमें संधि पूछी जा रही है। तो पवित्र में अयादि संधि होगी। पोधन इत्र, इसको विच्छेद अगर किया जाए, पोधन इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। और अगला है, आर्य जाति अपने हाथों में क्या ग्रहण कर पाप का तिरस्कार करती है? एक आर्य जाति है, आर्य जाति के अपने हाथों में कुछ ग्रहण करती है और उस पाप का तिरस्कार कर देती है, और वह होता है शस्त्र। आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का तिरस्कार और पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती है। तो हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं,
जैसे तलवार, कृपाण, इनको शस्त्र बोला जाता है। ठीक है, तो शस्त्र को भी नॉलेज होना चाहिए। अगला है विश्व को सदाचरण के लिए कौन सावधान करती रहेगी। तो विश्व के सदाचरण के लिए जो सावधान करती रहेगी वो आपकी क्या कहलाती? कहलाती आर्य जाति ही कहलाती है, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग देखा जाए। चलिए अब बात कर ले हैं पेडागॉजी के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बालक कब सोचना प्रारंभ करता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में? देखिए, अमूर्त वस्तु, मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें होती हैं। तो अमूर्त वस्तुओं में बालक का जो सोचना प्रारंभ कर देता है तो कहीं ना कहीं पूर्व किशोरावस्था में कर देता है। और हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जो हिंदी भाषा शिक्षण में जो शैक्षिक उपचार होते हैं, इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि शैक्षिक कठिनाई और दोषों का निवारण करना। क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगी और छात्र को अपने योग्यता अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में हमेशा आप अपने पास बैठा लेंगे, आओ बच्चा मेरे पास बैठ जाओ, संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे, या कक्षा में तेज आवाज में बोलेंगे, या बोलते समय विद्यार्थियों को अपने होंठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे? तो क्या करेंगे? यहाँ पे संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। ये कुछ बच्चों की नेचुरलिटी होती है। भाषा अधिगम के चरणों को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक इनमें से कौन से नहीं होंगे? तो नेगेटिव प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, बुद्धि और मानसिक विकास होना चाहिए, समाज और समुदाय होना चाहिए। लेकिन उत्तेजित करना और हलचल मचाना, यह भाषा अधिगम चरणों को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक नहीं होंगे। तो कौन कौन से होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि और मानसिक विकास, समाज और समुदाय, ये हो जाएंगे। अगला, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है? तो गढ़ने का आधार समाज, संस्कृति, परिवेश होता है। क्यों होता है? किसी भी भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसके समाज, संस्कृति, विशेष का जितना प्रयोग किया जाता है उतना ही उस भाषा का विकास, निरंतर वृद्धि होती है और अपने समाज, संस्कृति को समझने का मौका भी मिलता है। अगला देखिएगा, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित दिया गया है? भाषा कौशल से भी प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा के चारों कौशल पर क्या होते हैं? परस्पर चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ये बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाए। अगला, काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। तो एक भाषा के शिक्षक के रूप में आपकी युक्ति क्या हो सकती है? देख, कहीं ना कहीं अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो आप जो है उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहिए, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में अच्छे तरीके से समझता है और बोल भी पाएगा। तो मातृभाषा, स्टार्टिंग में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या होता है? यही प्रश्न देखिए पूछ ही लिया गया कि मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को अगर आप मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं तो मतलब कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा बच्चों को होगी, शिक्षार्थियों के अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम भी निकलते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। साथियों, सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? अगर किसी बच्चे को सीखना हो तो कहीं ना कहीं वह अनुकरण को सबसे ज़्यादा विधि को अपनाता है, क्योंकि भाषा शिक्षा में अनुकरण का विशेष महत्व है। शैशवावस्था से ही बालक के अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और प्रारंभ में बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है, जैसे वर्णों को उच्चारण करना, शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य निर्माण करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? खेल खेल में, निबंध द्वारा, वाद विवाद द्वारा या चित्रांकन द्वारा? तो साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक जो शिक्षा होती है वह कैसे प्रदान होती है? तो वह कहीं ना कहीं आपके खेल खेल में ही होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे किस प्रकार के शब्दों को उच्चारण कर सके? बड़े, छोटे, शुद्ध या गोल? देखिए, प्राथमिक स्तर अर्थात फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। इसमें वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करनी चाहिए
जिससे बच्चों जो शब्द का उच्चारण, किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकें, शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सकें। प्रश्न नॉर्मल है, उत्तर भी नॉर्मल है, केवल समझने की जरूरत है। जैक टार्ट प्रणाली में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना किसने या किससे शुरू किया गया था? तो जैक टार्ट प्रणाली आपने पढ़ा होगा, इससे भी कई बार पूछा जाता है। जैक टार्ट विधि में बच्चों को सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया है? वाक्यों को पूरा वाक्य जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है, और बालक अनुकरण करते समय वाक्य को एक एक शब्द को लिखता है और फिर ये वाक्य को लिखकर उसी वाक्य को मूल रूप में मिलाते हैं, फिर उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करते हैं। फिर अंत में शिक्षक छात्रों को स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने के लिए कहता है कि यह अशुद्ध है, इसको थोड़ा अपने से समझ के इसको शुद्ध लिखिए। फिर जब बच्चा नहीं लिख पाता तो फिर बाद में शिक्षक बताते हैं। निदानात्मक परीक्षण को प्रयुक्त करते समय, अगर आप निदानात्मक परीक्षण का प्रयुक्त कर रहे हैं, किस प्रकार के छात्रों में करते हैं? तो कमजोर छात्रों पर करते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम सरल व छात्र के स्तर के अनुसार कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर में शिक्षण का माध्यम सरल और छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि छात्र परिचित परिस्थिति में अधिक ज्ञानवर्धन करता है, क्योंकि छात्र नवीन परिस्थिति में या अपरिचित माध्यम में सीखने की प्रक्रिया भली भांति नहीं हो पाता, असहज महसूस करेगा। लेकिन प्राथमिक अवस्था में वातावरण की अनुकूलता में छात्रों में प्रदर्शन में वृद्धि करता है। उसको वैसे लगता है जैसे मेरे घर पर हूँ, अपने मोहल्ले में हूँ, वैसे वातावरण क्रिएट करना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर बच्चों के मातृभाषा में बातें करिए तो बच्चे ज़्यादा इच्छुक होते हैं सीखने के लिए भी। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को, कि जो बच्चे बोलने में कठिनाई अनुभव करते हैं, अन्य छात्रों के लगातार वार्तालाप करवाना चाहिए, मुहावरेदार भाषा द्वारा शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर देना चाहिए या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बोलने में जो बच्चे कठिनाई का अनुभव करने वाले छात्र बालक बालिका होते हैं, उनको अधिक से अधिक बोलने पढ़ने का अवसर जहाँ भी आए, अगर पेडागॉजी पॉजिटिव प्रश्न है, सकारात्मक प्रश्न है, तो जो अवसर होता है बच्चों को मिलना, वो भी एक पॉजिटिव सकारात्मक शब्द होता है पेडागॉजी में। कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति। भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न होता है भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है कि भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न कौन सा होता है। अंतिम प्रयत्न का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं 4 हमारे हैं कौशल। पहला होता है सुनना, श्रवणम, बोलना, भाषण, सुनना, बोलना। बोलने में क्या आ जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना यानी वाचनम, लेखनम। तो अंतिम पूछा जाए तो अंतिम हमारा लेखनम होता है, तो यहाँ पे लेखनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों को फीडबैक भी अच्छा बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, वो दिन दूर नहीं जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत क्या है? विश्लेषणात्मक भाषा है, संरचनात्मक भाषा है, विमर्शनात्मक भाषा है या संश्लेषणात्मक भाषा है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं सभी शिक्षक बंधुओं का। तो संस्कृत हमारी यहाँ पे पूछा जा रहा है, संस्कृत का बताना है सभी लोगों को। ठीक है, तो संस्कृत यहाँ पे क्या कहला जाएगी? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत जो होती है वह संश्लेषणात्मक भाषा होती है। संश्लेषण होता है इसमें। संश्लेषण मतलब क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। विश्लेषण और संश्लेषण यानी 5 उंगली है, उंगली को मुट्ठी बांध देना संश्लेषण, मुट्ठी को खोल देना विश्लेषण। 60 रुपये आप समझ लीजिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। श्याम फलकस्य अधिकोपयोगिनाम इत्थम परामर्शई है कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति? अभ्यास सिद्धान्ते, सक्रियतया सिद्धान्ते, रुचि सिद्धान्ते, मौखिक कार्यस्य सिद्धान्ते। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्याम फलकस्य अधिक उपयोग मित्तम। अगर श्याम जो है फलक का अधिक उपयोग कर रहा है तो ऐसा परामर्श कौन से सिद्धांत में होगा कि श्याम फलक का अधिक उपयोग किया जाए?
तो वह होता है आपका रुचि सिद्धांत। श्याम फलक अधिक उपयोग का परामर्श जो है कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, रुचि सिद्धांते अस्ति, रुचि सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाग रूपम भाव प्रकटम इक्तम तम किम, अर्थात वाग रूप में भाव प्रकट में इक्तम तम की, इनमें से क्या होगा? भाषण होगा, लेखन होगा, पठनम होगा, श्रवणम होगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वाग रूपम भाव प्रकटम इत्युक्ते किम, कौन सा होगा? तो वाग रूप में भाव प्रकट इनमें से कौन सा हो जाएगा? वह होगा भाषण। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाषणम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये आपके एमपी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, लैंग्वेज में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला है लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते इत्यादिकम पद्यम कुतः गृहीतम। अभिज्ञान शाकुंतलात्, उत्तर रामचरितात्, मृच्छकटिकात् या मुद्रा राक्षसात् की बात कर रहे हैं। तो लौकिक में लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते, लौकिक में साधु नाम जो वर्तते होता है, इसमें से कौन से पद से लिया गया है? लौकिका नाम ही साधु नार्थम वागानुवर्तते, इनमें से किस पद से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरित, मृच्छकाटिकात् या मुद्रा राक्षस। तो ये जो पंक्ति है, ये पद है किससे ली गई है, किस पद से ली गई है? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सभी लोग जानते होंगे, उत्तर रामचरितात् की पंक्ति है, लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको किस ऑप्शन में जाना है? उत्तर रामचरित के ऑप्शन में जाना है। उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा, उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शकुंतलम, इन दो टॉपिक से संस्कृत में पूछा जाता है पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र में, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजत जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कौन सी सूक्ति है? जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी। तो ज्ञानादपि, धनादपि, स्वर्गादपि या भूमेरपि, कौन सा होगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हो, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जन्मभूमिश्च, और यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा? जननी जन्मभूमिश्च खाली स्थान गरीयसी, गरीयसी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, वह होगा स्वर्गादपि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि वर्ग 3 एग्जाम को 101% इस बार फतेह करना है। तो यहाँ पे सत्संगति है किम ना करोति पुंसाम इत्तत् रिक्त स्थानम पूर्यता सूक्तमिमाम निर्मापयत। अब यहाँ पे देखना कि सत्संग के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे बताना सत्संग खाली स्थान किम ना करोति पुंसाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूक्ति दी गई है, भाषाय, कथय, वदत, गदत। तो सत्संग किम ना करोति पुंसाम, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कथय, राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कथय। सत्संग कथय ना करोति पुंसाम, बाकी भाषय होता है, वदत होता है, गदत होता है। तो यहाँ पे कथय इज द राइट आंसर है, और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है कि छात्राई है श्रवण अपेक्षाय पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शैः विद्यते। अर्थात छात्रों में श्रवण की उपेक्षा को पढ़ने से अधिक ज्ञान जो है समर्पित या समुपार्जन होता है। यह परामर्श विद्यते कौन सा होगा? पठन कौशल होगा, भाषण कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल होगा। तो छात्र में श्रवण की अपेक्षा पढ़ने में अधिक ज्ञान जो होता है, मतलब सुनने की अपेक्षा पढ़ने में, तो कौन सा कौशल कहला जाएगा? सुनने की अपेक्षा पठन में अधिक ध्यान दिया जाए, तो पढ़ने में अधिक ध्यान दिया जा रहा है, मतलब वह पठन कौशल ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आकाशवाणी इति किम्ना प्रकारकम साधनमस्ति। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
आकाशवाणी इति किं न प्रकारकं साधनम् अस्ति। दृश्य साधनम, श्रव्य साधनम, क्रिया साधनम। दृश्य, शब्द या साधन, इन चार जो ऑप्शन है इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति, आकाशवाणी इनमें से कौन से प्रकार होगी। आकाशवाणी क्या होती है, आकाशवाणी मतलब सुनाई देना, होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए। आकाशवाणी श्रव्य साधनम अस्ति। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पाठ पुस्तक निर्माणे आंतरिक परिच्छस्य सिद्धांत भवति। पाठ पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत कौन सा होगा। रोचकता होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, सौदेश्यता होनी चाहिए, पूरकता, त्रय्यप, यानी इन तीनों होंगे। तो पाठ पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत इनमें से होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो रोचकता में भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, सौदेश्यता भी होनी चाहिए, कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। रोचक भी होना चाहिए, इससे बच्चे पढ़ें, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में इन तीनों पक्षों को ध्यान दिया जाता है। पूरकता, त्रय्यपी, डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, और ये आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती और सी-टेट में आए हुए प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रिक्त स्थान पूर्णम सत्य सत्य निर्णय। रिक्त स्थान को सत्य सत्य के रूप में बताना है कि बहु समाधान प्रश्नचाश्चित्ते प्रकारैः कस्याः परीक्षाः सन्ति। बहु समाधान प्रश्न में इनमें से कौन से प्रकार का परीक्षा होगा। शलाका, वस्तुनिष्ठ, निबंध या अंत्याक्षरी परीक्षा है। अब देखिए बहु समाधान प्रश्नचाश्च की बात कर रहे हैं, तो बहु समाधान अगर प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्नों को कौन सा परीक्षा बोलेंगे या किस परीक्षा का प्रकार हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं यह हमारा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोग बताइए। बहु समाधान प्रश्चास इत्यादि प्रकार कस्य परीक्षाः सन्ति, वस्तुनिष्ठ परीक्षाः सन्ति। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। शिक्षा क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ क्या होता है। अधिगमन, अवबोधनम, शौर्यविधा, दोषाणाम निराकरणम या संप्रेषणम। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो उपचार शब्द है ना, कहते हैं उपचार कर देना। एक मेडिकल लाइन में उपचार अलग होता है, ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं। तो उपचार हो गया प्राथमिक उपचार या अन्य चीज़ें जो होती हैं, लेकिन ये उपचार शिक्षा में करना है, मतलब जो बच्चा गलती करा उसका उपचार है। तो इसको शब्द में क्या बोला जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द को अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सर्वविध दोषाणाम निराकरण। सभी विधियों के जो दोष हैं उनको निराकरण करना ही शिक्षा क्षेत्र में उपचार का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविधि मूल्यांकन निमित्तम सर्वप्रथम कदा अनुसंधिवती। यानी स्वतंत्रता परम में आचार्य नरेंद्र देव जो समिति है बहुविधि मूल्यांकन में सर्वप्रथम कब जो है आई हुई थी। सभी लोग बताइएगा ये सर्वप्रथम कब आई थी आपके 1948वें वर्ष ही है, याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदाः कतमे आंतरिक मूल्यांकनस्य योपरि बलम दत्तम। शैक्षिक अनुसंधान में या शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में कौन सा आंतरिक मूल्यांकन में सबसे बल दिया जाता है। 1965, 75, 47 या 67 बलम दिया गया था। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में कौन कतमे यानी कब जो है आंतरिक मूल्यांकन में सबसे अधिक जो है बल दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं 1975 1975 में दिया गया था। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और फीडबैक कर लीजिएगा। देखिए मूल्यांकन को साक्ष्य एकत्र करने और परिणामों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। और छात्र प्रदर्शन का आकलन दो प्रकार से होता है। प्रश्न आ गया कि छात्र प्रदर्शन का आकलन कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा होता है बाह्य मूल्यांकन। आगे आने वाले प्रश्नों पर इन पर भी चर्चा करेंगे। आंतरिक बाह्य मूल्यांकन से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न जो है
पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पे रिमाइंड करना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। 1968 तमे वर्षे, 1950 वर्षे, 1966 तमे वर्षे, 1968 तमे वर्षे। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो कार्य योजना है कब संगठित किया गया था। सभी लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब जो है संगठन किया गया था, तो यह किया गया था 1968, याद रखिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा। 15 प्रश्न ऑलरेडी हम। तो ये रहे आपका C-TET का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर। आई होप आप सभी लोगों ने समझा होगा। इसी तरह तैयारी करते रहिए, जारी रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का। मिलता हूँ आपके अगले पेपर, अगले प्रैक्टिस पेपर पे। जय हिंद, वंदे मातरम।